शाम को जब ढेरिया घर पहुंची तो उसे सामने बड़ी सी लिविंग रूम में रावी, वीरा और आहाना दिखे। ये घर उसे कंपनी की तरफ से दिया गया था। ये एक छोटा सा विला था जिसमें 2 फ्लोर थे और दोनों ही फ्लोर पर 3-3 कमरे। असल बात तो ये है कि जब वायु को पता चला था कि ढेरिया डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाली है, तो उसने उसमें यह क्लास डलवा दिया था कि उस एम्प्लॉय को जो इस कॉन्ट्रैक्ट में जीतेगा उसे एक घर भी दिया जाएगा जो कि कंपनी की तरफ से होगा। धैर्य जाकर सोफे पर बैठी। तभी रावी ने उसे पानी दिया और कहा, मम्मा, आपका आज का ऑफिस कैसा रहा? ढेरिया ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा। हमेशा की तरह वीरा बड़ी गहराई से अपनी मम्मी का चेहरा देख रही थी। जब से उसकी मम्मी उस ट्रिप से लौटी है, उनका बिहेवियर बहुत बदल चुका है। उसने कोशिश की शिव से पता कराने की कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, पर वह कुछ भी पता नहीं कर पाई और वह अपनी मम्मी से कुछ पूछना नहीं चाहती थी। अगर वह कुछ बुरा हुआ तो उसकी मम्मी को दुख होगा और वीरा किसी दूसरे को अपने मम्मी को दुख नहीं देने देती, तो वह खुद कैसे दे सकती है? रावी लैपटॉप में कुछ कर रहे हैं। उसने पूछा, आप दोनों क्या कर रही हैं? और दोनों ने अपनी चमकती हुई आंखों से हंसते हुए ढेरिया को देखा और कहा, आप कल पार्टी में जाने वाली है ना? आपके लिए ड्रेस देख रहे हैं। धैर्या का हाथ एक पल के लिए कांप उठा जिसमें उसने पानी का गिलास पकड़ा था। उसने कहा, हम नहीं जा रहे हैं। अहाना और रावी ने कंफ्यूज होकर उसे देखा और कहा, आपको जाना चाहिए, यह आपकी कंपनी का सेलिब्रेशन है मम्मा। पर धैर्या का वह जाने का बिल्कुल मन नहीं था। तभी उसे वीरा की आवाज सुनाई दी, आपको जाना चाहिए। उसने आश्चर्य से वीरा की तरफ देखा। वह जानती थी कि जब उसे कुछ नहीं करना होता था तो वीरा हमेशा उसकी साइड रहती थी, भले ही कितने ही लोग उसके खिलाफ हों। पर आज यह समझदार बेटी उसे उस पार्टी में जाने को कह रही थी। जब उन तीनों ने इस तरह से मनाया तो वह मना नहीं कर पाई। वीरा ने वो लैपटॉप उन दोनों से लिया और धैर्य को दिखाकर कहने लगी, हमने यह ड्रेस आपके लिए सिलेक्ट की है। धैर्य ने आंखें बड़ी ड्रेस को देखा और वह काफी महंगी लग रही है। हम ये नहीं लेंगे। वीरा ने स्क्रीन को थोड़ा आगे करा और प्राइस दिखाया। अब तो धैर्य की हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। सिर्फ 4,000 की है और साथ ही ज्वेलरी भी। अहाना ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ, मैंने भी यह साइट पहली बार देखी है। देखो तो कितनी प्यारी ड्रेस है। आई थिंक तुम्हें ले लेनी चाहिए और कल तुम यही पहनकर जाओगी। मैंने तो ऑर्डर भी कर दी है। धैर्या ने आहाना को देखा और कहा, आपने पहले ही मंगा ली है तो हमें दिखा क्यों रहे हैं? आहाना ने अपने सारे दांत निकालते हुए कहा, अब भाई, जिसे पहनना है उसे एक बार दिखाना तो पड़ेगा ना। डायमंड स्टार होटल एक बड़े से बैंक्वेट हॉल के अंदर हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। किसी के हाथ में फ्लावर थे तो किसी के हाथ में क्रिस्टल के बने हुए आइटम। कोई चेयर अरेंज कर रहा था तो कोई कैमरा चेक कर रहा था। ऐसा लग रहा था वहां एक मेला लगा है। तेजस एक फाइल हाथ में लेकर कहने लगा, सब सही है, अर्थिंग के काम सुबह 9 बजे तक हो जाएगा। उसने अपने सामने खड़े मैनेजर को देखा और कहा, आप लोग पिछले 1 हफ्ते से यहाँ काम में लगे हैं, आपने काफी अच्छा किया है। मैनेजर मुस्कुराया और कहने लगा, सर, हमें तो यह करना ही था। आफ्टर ओएनएल, ये होटल भी राजवंश कॉरपोरेशन के अंदर ही आता है। हाँ, ये होटल और इसकी कई सारी ब्रांचेस जो अलग अलग कंट्रीज में है, ये सब राजवंश कॉरपोरेशन के अंदर ही आती है। देहरादून के सबसे लग्जरी होटल भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ की डिजाइनिंग लंदन की फेमस डिजाइनर केविन डुअल ने की थी। ये उसका आखिरी प्रोजेक्ट था। इसके बाद उसने कभी किसी होटल विला या फिर किसी चीज की डिजाइनिंग नहीं की। वह एक मिस्टीरियस पर्सन है, आज तक किसी ने नहीं देखा था। कहा यह जाता है कि वह किसी छोटे से गांव से था और ऑस्ट्रेलिया चला गया था। तेजस ने वह फाइल मैनेजर के हाथ में दी और बाहर जाते हुए कहने लगा, पार्टी शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको 7 बजे मिलता हूं। कहकर वह अपनी वाइट कलर की लंबरगिनी में बैठा और चला गया। उसने सिद्धार्थ को फोन किया। सिद्धार्थ एक चेयर पर बैठा, किसी सोच में गुम था। उसने अपने फोन की तरफ देखा और उठाते हुए कहने लगा, क्या बात है, आज मेरी याद कैसे आई? तेजस ने परेशान होकर कहा। सिद्धार्थ भाई, क्या आपको वायु भाई के बारे में कुछ पता चला? सिद्धार्थ सीधा बैठा और कहने लगा, मैं उसके बेस गया था। उसके बेस पर बहुत कम लोग थे।
जहां तक मैं पिछली बार वहां जाकर आया था। वह जगह हमेशा बॉडीगार्ड और अलग अलग तरह के लोगों से भरी रहती थी। वहां का माहौल थोड़ा अजीब था, पर मुझे वायु के बारे में वहां से कोई लिंक नहीं मिला। तेजस और सिद्धार्थ दोनों ही परेशान थे। उन्होंने 2 हफ्ते से वायु को नहीं देखा था, ना ही उसका कोई फोन उन्होंने रिसीव किया था। वायु का फोन पिछले 2 हफ्तों से बंद आ रहा था। यह बात उन्होंने घर पर किसी को नहीं बताई थी। सिद्धार्थ ने कहा, तेजस, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ पता करता हूं। दूसरे दिन हवेली में सुबह 6 बजे से ही हवन हो रहा था। कई महापंडित हवेली के अंदर कुंड में आहुति दे रहे थे। मंत्र उच्चारण और चंदन की लकड़ी की सुगंध से पूरी हवेली सुगंधित हो गई थी। सभी ने वहां सादे कपड़े पहने थे और हाथ जोड़कर आहें आने वाले सुखी जीवन की कामना कर रहे थे। निर्मला देवी अग्नि कुंड में आहुति देते हुए मन में कहने लगी, ईश्वर 1 लाख साल से भी ज्यादा समय हो गया है इस व्यापार को खड़े किए, बस आगे भी इसी तरह यह बना रहे। ज्योति पीछे बैठकर अपनी नींद भरी आंखों से यह सब देख रही तो बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे थोड़ा और सोने की इच्छा थी, और इन लोगों ने उसे इतनी जल्दी उठा दिया ताकि उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाए। महापंडित ने निर्मला देवी से कहा, निर्मला जी, वायु को बुला लीजिए, आखिरी आहुति वहीं देगा। यह सुनते ही सब परेशान हो गए। निर्मला देवी ने मुड़कर पीछे बैठे सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ के लिए अपनी आंखों से उन्हें शांत होने का इशारा किया। कुछ समय बाद वहां सफेद कलर के कुर्ता पजामा में एक आदमी अंदर आया। उसकी नीली आंखें इस समय बहुत शांति थीं। वाह! चुपचाप वहां बैठकर पूजा को आगे बढ़ाने लगा। किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। पूजा समाप्ति के बाद वायु कहाँ गायब हुआ, किसी को पता नहीं चला। निर्मला देवी ने घूर कर सिद्धार्थ को देखा और कहा, हमें आपसे बात के आगे वह कुछ कहती कि कृपा जी उनके पास आकर कहने लगी, माँ, हमें महापंडित और उनके शिष्यों को दक्षिणा देनी है। चलिए। निर्मला देवी ने वार्निंग भरी नजरों से सिद्धार्थ को देखा और चले गए। सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस ली और मन सोचा, वह सच में गेहूं बन गया है जिसे यह दादी पोता लेकर पीसते रहते हैं। उसने अपना चेहरा उदास किया। तभी उसे याद आया, अगर वह यहां रुका तो जरूर निर्मला देवी उससे कुछ पूछ लेगी। वह तुरंत वहां से गायब हो गया। उसने तय कर लिया कि अब सीधे पार्टी में आएगा। शाम को 5 बजे डायमंड स्टार होटल। एंट्री गेट पर बड़ा सा रेड कारपेट बिछाते साइड में बड़े बड़े लैप और फ्लावर पॉट रखे थे, जिनके बीच में पूरी छत पर लाइन से 6 झूमर लगे थे, जिसकी चमक उस रेड कारपेट को और सुंदर दिखा रही थी। बड़े बड़े नामचीन लोग उधर से अंदर जा रहे थे। मीडिया की भीड़ बाहर इकट्ठा हो रखी थी। वह हर उस इंसान को कैप्चर कर रही थी जो उस रेड कारपेट के अंदर जा रहा था, क्योंकि उधर से गुजरने वाले एक भी इंसान आम नहीं था। वहां पर फॉरेन कंट्री से भी बड़े बड़े लोग आए हुए थे, जिन्हें न्यूज में देखना भी मुश्किल होता है, और वह सब सिर्फ वायु से मिलने आए थे, क्योंकि हमारे वायु राजवंश वैसे ही बहुत कम लोगों से मिलते हैं। लगभग 7 बजे तक गेस्ट अपीयरेंस चलता रहा। अब तक राजवंश परिवार भी वहां पहुंच चुका था। निर्मला देवी ने क्रीम कलर की एक काफी सुंदर साड़ी पहनी थी, जिसके साथ उन्होंने वन साइड शॉल ओढ़ रखी थी, जिस पर सोने के तार से काम किया गया। उनके गले में एक बहुत सुंदर मोतियों का हार पहना था, जिसके एक साइड में एक बड़ा सा डायमंड था। एक महारानी की तरह दिख रही थी उन्हें। के पीछे कृपा जी और वैभव जी की कृपा जी ने स्काई ब्लू कलर की रॉयल साड़ी पहनी थी। उसकी बॉर्डर ब्लू और वाइट कलर की स्टोन से बनी थी, जो डायमंड की तरह चमक रहे थे। उनके गले में उनकी साड़ी से मैचिंग स्काई ब्लू डायमंड का एक सेट था। उनके बालों का उन्हें एक सुंदर सा जुड़ा बनाया हुआ था। वैभव जी ने एक लोग कोट के साथ पेंटस पहने थे और कोट पर एक तलवार वाला ब्रोच लगाया था। ज्योति और हर्ष ने सेम कलर के कपड़े पहने थे। ज्योति ने एक येलो कलर का स्ट्रिप वाला गाउन पहना था, जिससे उसके कव्स साफ दिखाई दे रहे थे। उसने बहुत हैवी मेकअप किया हुआ था और कानों में बड़े बड़े ईयर रिंग्स पहने थे। हर्ष ने येलो कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। हमारे तेजस और सिद्धार्थ भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। तेजस ने फुल व्हाइट 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसके साइड में उसने डार्क ग्रीन कलर के डायमंड से बना एक फ्लावर डिजाइन का ब्रोच लगा था। उन्हीं के पीछे का सिद्धार्थ था, जिसने व्हाइट शर्ट के साथ एक रॉयल ब्लू कलर की पेंट पहनी हुई थी, और इसी के साथ उसका हाथ पकड़े एक लड़की चल रही थी। राजवंश खानदान के सभी लोग यह देखकर हैरान हैरान जरूर थे, पर किसी ने उससे कुछ पूछा नहीं। और वह लड़की कौन होगी?
ये अभी मैं आप पर गैस करने के लिए छोड़ रही हूँ। चलिए, हाल में चलते हैं। अंदर सभी की नजरें गेट पर ही थीं, जहां से राजवंश खानदान आ रहा था। उसमें सिर्फ घर में रहने वाले लोग ही नहीं, बल्कि अलग-अलग देशों में रहने वाले राजवंश खानदान के सभी परिवार थे। यह एक काफी बड़ा परिवार था, जो हर देश में फैला हुआ था, जिसमें हर एक इंसान अपनी एक बड़ी हस्ती लेकर इस हाल में कदम रख रहा था। धीरे-धीरे वहां खड़े अमीर बिजनेसमैन और नेता उनसे बात करने की कोशिश करने लगे थे, पर अभी भी सबकी नजर किसी का इंतजार कर रही थी, और वह थी हमारे वायु राजवंश, जो अभी तक इस पार्टी में नहीं आए थे। घर के सभी लोग भी इसी टेंशन में थे कि वायु आएगा कि नहीं। इधर धैर्य के घर। धैर्य उस ड्रेस को पहनकर खड़ी थी और सामने शिव के साथ एक लड़की थी। शिव ने कहा, धैर्य जी, ये मेरी दोस्त है। ये थोड़ा बहुत मेकअप करना जानती है, इसलिए मैं इसको आपकी मदद के लिए लाया हूं। धैर्य ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम सादा रहना ही पसंद करते हैं। रावी और वीरा ने घूर कर उसे देखा, जिससे ढेरिया चुप हो गई और सोफे पर जाकर बैठ गई। उस लड़की ने अपना बॉक्स खोला, जिसमें कई सारे मेकअप के ब्रांडेड आइटम्स थे। उस बॉक्स में लगभग 2 लाख से भी ऊपर का क्वालिटेड सामान रखा था। इन सब के बारे में धैर्य को कुछ नहीं पता था, क्योंकि वह तो कभी मेकअप करती ही नहीं थी। उसकी नेचुरल ब्यूटी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी थी। उस लड़की ने धैर्य का मेकअप करते हुए कहा, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट है। शायद आप मेकअप प्रोडक्ट बहुत कम यूज करती हैं। वह लड़की सच में हैरान थी। धैर्य की स्किन एक छोटे से बेबी की तरह सॉफ्ट और पिंक थी। उस लड़की को अपनी मम्मी के चेहरे को इस तरह घुरता पाकर वीरा ने घूर कर उस लड़की को देखा। जैसे ही उस लड़की ने वीरा की तरफ देखा, वह डर गई और चुपचाप अपना काम करने लगी। आधे घंटे बाद धैर्य सामने खड़े होकर उन 4 लोगों से पूछ रही थी कि वह कैसी लग रही है। वीरा भी हल्का सा मुस्कुरा रही थी। उसे अपनी मम्मी पर हमेशा से प्राप्त था कि उनके पास इतनी ब्यूटीफुल मम्मी है सिर्फ। तो आंखें फाड़े धैर्य को देखी जा रहा था। उसने धैर्य को कई बार देखा था, और हर बार वह से पिछली बार से ज्यादा सुंदर लगती थी। पर इस बार तो उसे ऐसा लग रहा था कि वह यहीं बेहोश हो जाएगा। इस लड़की ने शिव को धीरे से चिमटी काटी और कहा, धैर्य को देखना बंद करो। ध्यान दो, तुम्हारी दोनों बॉस खड़ी है ना, वह तुम्हें अभी कंपनी से निकाल देगी। हंसती हुई शिव सकपका गया और धैर्य से कहने लगा, हमें चलना चाहिए। धैर्य कंफ्यूज हो गई। शिव ने समझाया, जिस पार्टी में अब जा रही है वहां का इनविटेशन मुझे भी मिला है। मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, मैं अपने बॉस की तरफ से वहां उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर जा रहा हूं, तो आप मेरे साथ ही चलिए। धैर्य को भी यह सही लगा, और फिर वह दोनों वहां से चले गए। उन दोनों के वहां से जाने के बाद वह लड़की रावी और वीरा की तरफ मुड़ी और कहने लगी, मैम, हमारा काम हो गया है क्या? मैं जाऊं? वीरा ने उसे एक चेक दिया और कहा, यार, पेमेंट? वह लड़की थोड़ा हिचकिचाई। उसने कहा, इसकी कोई जरूरत। इसके आगे भी कुछ कहती कि तभी वीरा ने कहा, तुम्हें पेमेंट लेना होगा, आई डोंट केयर की तुम मेरी कंपनी में काम करती हो कि नहीं। यह कहते हुए उसने वह चेक उसके हाथ में रखा और कमरे में चले गई। लड़की को देखा और कहा, भूमि दी, आप भी की बात का बुरा मत मानो। अच्छा, वैसे काम कैसा चल रहा है? भूमि ने मुस्कुराते हुए कहा, अगले महीने आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। इतना कहकर वह भी वहां से चले गई। थोड़ी देर बाद पार्टी हॉल में सबकी नजरें दरवाजे पर टिक गई थीं, जहां से एक सुंदर लड़की अंदर आ रही थी। उसकी लॉन्ग व्हाइट फ्रॉक 3 लेयर में बटी हुई थी, जिसकी बीच वाली लेयर में छोटे छोटे कई सारे डायमंड लगे थे, जो उसके चलने पर तारों की तरह दिख रहे थे। उसकी ड्रेस का ऊपर का हिस्सा काफी सुंदर था। उस पर की गई डिजाइनिंग पूरे सोने की तार की दिख रही थी। उसका दुपट्टे से अटैच बेल्ट रियल पल्स का लग रहा था। उसकी दूध जैसी सफेद स्किन पर सफेद कलर की ड्रेस काफी सुंदर दिख रही थी। उस लड़की की बड़ी बड़ी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। उसके लंबे बाल हल्के कर्ल किए हुए थे, और उसकी वह प्यारी सी मुस्कुराहट किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी थी। पार्टी का हर एक इंसान इसकी खूबसूरती पर अपना दिल हार रहा था। ज्योति, जो एक साइड अपनी मम्मी से बात कर रही थी, राघव उसके पास आया और कहने लगा, सामने देखो। जैसे ही ज्योति और उसकी मम्मी ने सामने देखा और दोनों का चेहरा पीला पड़ गया। ज्योति की मम्मी ने कहा, यह क्या कर रही है? ज्योति भी मुंह खोले उधर ही देख रही थी।
तभी उसकी नजर उस लड़की के साथ चल रहे लड़की पर गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, मम्मी बहुत ढेरिया ही है। ज्योति जलन भरी नजरों से उसे देख रही थी। ज्योति की मम्मी परेशान होकर कहने लगी, 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 ये परेशान होकर कहने लगी, 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 परेशान होकर कहने लग, हस्बैंड के साथ आई है। तभी ज्योति की माँ की नजर भी उसके साथ चल रहे आदमी पर गई, जो भी आज कम नहीं लग रहा था। डार्क कॉफी कलर के 3 पीस सूट में वह अपने चश्मे के साथ अलग ही चार्म बिखेर रहा था। कृपा जी और निर्मला देवी भी उसे ही देख रहे थे। निर्मला देवी ने कृपा जी से कहा, काश ये हमारे वायु के लिए होती। हमें नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई से मिल सकता था। पर कृपा की थोड़ी कंफ्यूज दिख रही थी, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। तेजस, जो उनकी साइड में ही खड़ा था, वह मन ही मन में मुस्कान के कहने लगा, आपको क्या पता मम्मा और दादी, यह आपकी होने वाली बहू ही है। धैर्य की काफी सारे कलीग और ऑफिस स्टाफ भी वहां था, पर वहां खड़ा एक भी इंसान धैर्य की बराबरी नहीं कर पा रहा था। मानुषी और चित्रा जलन भरी नजरों से उसे देखकर कह रही थी, पता नहीं इसे यह ड्रेस कहाँ से मिल गया। और कोई और भी था जो बड़े ध्यान से धैर्य के ड्रेस को देख रहा था। उस इंसान ने साइड में जाकर किसी को फोन किया और कहा, मैम, आप विश्वास नहीं करेगी, यहाँ पर हमारे डिजाइन किए हुए ड्रेस की तरह ड्रेस कोई लड़की पहन कर आई हुई है।
हमारी कंपनी में कोई गद्दार है जिसमें वह बेच दिया। उधर से आवाज आई, ऐसा कुछ नहीं है, वह मेरी मम्मा है। सामने वाला इंसान जो फोन पर था, वह मुंह खोले कभी फोन को तो कभी सामने खड़ी ढेरिया को देख रहा था। पार्टी आगे भी जारी है तो मेरे साथ बने रहे। आप इस पार्टी में ढेरिया के बचपन के दोस्त से भी मिलेंगे, तो तब तक आप मुझे सोचकर बताएं कि वह कौन होगा। पार्टी हॉल से दूर थर्ड फ्लोर के एक कमरे में एक आदमी आईने के सामने खड़े होकर अपना कोट ठीक करते हुए कह रहा था, क्या वह आ गई? उसके पीछे खड़े आदमी ने बताया कि हाँ, वो आ चुकी है। वह आदमी थोड़ा मुस्कुराया और कहने लगा, तो शुरू कर दो। पीछे खड़े आदमी ने किसी को फोन करा। आईने के सामने खड़े आदमी ने अपने हाथ में पकड़े ब्लैक कलर के मास्क को देखा। थोड़ी देर बाद नीचे होस्ट ने आकर माइक में कहा, गायस, लेट्स स्टार्ट पार्टी। आप सबके हाथ में एक मार्क्स होगा, उसे अपनी आंखों पर लगा लीजिए। थोड़ी देर में ये म्यूजिक शुरू होगा और आप सब अपने पार्टनर के साथ डांस कर सकते हैं। इतना कहकर वह होस्ट चला गया। सबने अपने हाथ में पकड़े मार्क्स को आंखों पर लगा लिया। ढेरिया ने शिव से कहा, क्या हम आपके साथ डांस कर सकते हैं? पर हमें डांस नहीं आता। शिव ने मुस्कुराकर उससे कहा, कोई बात नहीं, ये ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। थोड़ी देर बाद वहां की सारी लाइट डिम हो गई और सब अपने पार्टनर का हाथ पकड़े डांस करने लगे अंधेरे में। धैर्या को उस आदमी के साथ कुछ जाना पहचाना एहसास हो रहा था, पर उसके चेहरे पर लगे उस ब्लैक मार्क्स की वजह से वह उसे नहीं देख पा रही थी। उस आदमी ने अपने हाथ की पकड़ ढेरिया के कमर पर कसी और उसके साथ स्टेप टू स्टेप मिलाते हुए डांस करने लगा। धैर्या नहीं जानती थी कि ऐसा क्या था, पर वह उसके साथ कंफर्टेबली सारे मूव्स कर रही थी। मन ये ना भरे। ढेरिया इस समय काफी कंफ्यूज थी। उसने अपना सिर उठाया और उस शख्स को देखने की कोशिश करने लगी, पर डिम लाइट के कारण वो नहीं देख पाई। तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। तभी वहां से एक ब्राइट लाइट होकर गुजरी, जो सब पर जा रही थी। उस पल में ढेरिया को उस आदमी की आंखें दिखीं। धैर्य का चेहरा सफेद पड़ गया। उस आदमी ने उसे कमर से ऊपर उठा लिया और कुछ पल बाद नीचे लाकर उसकी आंखों में देखते हुए डांस करने लगा। थोड़ा सा मेरा है, थोड़ा तुम्हारा, मैं जितना तुम्हें सोचूं मन ये ना भरे। ढेरिया की आंखें नम हो गईं और वह उससे दूर जाने लगी। उस आदमी ने खींचकर ढेरिया को वापस अपनी तरफ घुमा लिया। ढेरिया के दोनों हाथ उसके सिने पर थे और उस आदमी के ढेरिया की कमर पर अपनी ढेरिया ने धीरे से कहा, वायु हमें जाने दीजिए। हाँ, वो वायु था। वायु मुस्कुराहट के साथ ढेरिया के कान में बोला, कारण बताओ। ढेरिया ने गुस्से में उसे घूरा और कहा, वो आप अच्छे से जानते हैं। वायु की पकड़ उसकी कमर पर कस गई। गाना खत्म होते ही लाइट ऑन हो गई। सबकी नजर उस कपल को ढूंढ रही थी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना था, पर उन लोगों को वह दोनों कहीं नहीं दिखे। इधर दूसरी तरफ 3 फ्लोर के उस कमरे में वायु ने धैर्य को अंदर खड़ा किया और दरवाजा बंद करके उसकी तरफ मुड़कर उसे कसकर गले लगाकर खड़े हो गया। इस बार ढेरिया ने ना कुछ कहा ना कुछ किया। वायु ने धैर्य से कहा, तुम मान क्यों नहीं लेती? धैर्य ने उसे खुद से दूर किया और कहा, क्या माने? हम वो 10 दिन पहले हुआ हादसा या किस्मत हम कुछ नहीं मानेंगे। ये कहते हुए वो वहां से जाने लगी। वायु ने उसका हाथ पकड़कर वापस खींचा और कहा, फिर से कहो, क्या कहा तुमने? ढेरिया ने जब उसकी गुस्से से लाल आंखों में देखा तो वो कांप उठी और फिर हिम्मत करके कहने लगी, वायु हमें जाने दीजिए। वायु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब तुम कुछ मानती ही नहीं तो क्यों अभी भी तुम्हारे होंठ मेरा नाम इतने हक से ले रहे हैं? क्यों तुम्हारा दिल इतना तेजी से धड़क रहा है? बताओ ढेरिया। यह कहते हुए वायु ने धैर्य का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। धैर्य अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी, फिर उसे जोर से धक्का देकर कहने लगी, दूर हटिए, हमसे आपका, हम पर कोई हक नहीं है। वायु ने गुस्से में उसे बेड पर धक्का दे दिया और उसके ऊपर आकर कहने लगा, मेरा कोई हक नहीं है। ये कहते हुए उसने उसके माथे पर किस किया और कहा, ये मेरा हक है। फिर उसके दोनों गालों पर किस करके कहने लगा, ये भी मेरा हक है। वो उसके होठों के पास आकर रुक गया और सिर उठाकर ढेरिया के चेहरे को देखने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वायु उसके कानों के पास जाकर कहने लगा, मैं चाहूं तो अभी अपने सारे हक ले सकता हूं। उतार रहा था, धैर्या ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा मत कीजिए।
वायु ने उसे इग्नोर किया और अपनी शर्ट उतारने लगा। धैर्या ने ध्यान से शर्ट को देखा, जिस पर कुछ खून के दाग थे। ये देखकर वह घबरा गई और उसके पास जाकर उसके पेट के एक हिस्से पर देखने लगी, पर उसने पाया कि वहां की पट्टी अभी भी अच्छे से लगी है। उसने अपना सिर ऊपर करा और कहा, आपके इस जख्म से तो खून नहीं निकल रहा है। तभी उसकी नजर वायु के सीने के पास गई। यह एक बड़ा सा कट लगा था और वहां से हल्का हल्का खून निकल रहा था। यह देखकर ढेरिया का दिल बैठ गया। उसने सोचा, उस दिन तो उन्हें यह जख्म नहीं लगा था, फिर यह कैसे है? तभी उसे महसूस हुआ कि वायु मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वह उससे दूर हुई और कहने लगी, आपको दवा लगानी चाहिए। यह कहकर वहां से जाने को हुई तो वायु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तू क्यों? तुम मेरा जख्म नहीं देख पाई। धैर्या ने अपनी आंखें बंद करी और उसे वापस कुछ गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। वायु ने जब धैर्या को ऐसे परेशान देखा तो उसे पीछे से हक कर कर खड़ा हो गया। उसने उसके कान में धीरे से कहा, भूल जाओ, सब एक हादसा था। धैर्या ने कुछ नहीं कहा और उससे छूटकर बाहर की तरफ भाग गई। बाहर उसे करण दिखाई दिया, जिसके एक हाथ पर प्लास्टर बंद था और उसका चेहरा भी पूरा सूजा हुआ दिख रहा था। पर इस समय धैर्य शायद अपने होश में ही नहीं थी। उसने करण से कहा, आप उनकी ड्रेसिंग कर दीजिए, उनकी चोट फिर खुल गई है। यह कहकर वह वहां से चले गई। करण कंफ्यूज होकर कॉरिडोर की उस दिशा में देखने लगा जहां से ढेरिया गई थी और फिर वायु के कमरे में चला गया। उसने देखा कि वायु खड़े खड़े मुस्कुरा रहा था। वह वायु के पास गया और कहने लगा, सर, आपने मैम को सब बताया? यह सुनते ही वायु थोड़ा उदास हो गया और कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ बताना चाहिए। थोड़ी देर बाद मेन हॉल में सब अपनी अपनी बातों में लगे थे। हर कोई राजवंश खानदान से अपने कनेक्शन मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। ऑफिस का स्टाफ तो इतनी बड़ी पार्टी देखकर ही हैरान था और काफी अच्छे से एंजॉय भी कर रहा था। चित्रा ने मानुषी से कहा, तुम्हें वह धैर्य कहीं दिख रही है? मानुषी शिव की तरफ देख रही थी, जिसके साथ धैर्य आई थी। उसने कहा, मुझे वह तो नहीं दिख रहा, पर उसका पार्टनर जरूर दिख रहा है। देखो कितना हैंडसम है। चित्र ने चिढ़कर, क्या तुम्हें तो पता है ना, वह लड़कों को कितने अच्छे से सेंड यूज करती है। तेजस सर और वीर को भी उसी ने अपने जाल में इसी तरह फंसाया हुआ है। तभी उनकी नजर दूर कॉरिडोर से आ रही धैर्य पर पड़ी, जिसका चेहरा थोड़ा मुरझाया दिख रहा था। शिव को जैसे ही धैर्य दिखी वह उसके पास गया, क्योंकि डांस के वक्त वह उसके साथ नहीं थी। जब तक उसे यह एहसास हुआ तब तक डांस शुरू हो चुका था और वह कब से उसे ढूंढ रहा था। धैर्य ने शिव की तरफ देखा, जो उसके लिए परेशान था, और कहा, हम ठीक हैं। हम वॉशरूम गए थे। और फिर वह दोनों वहां पर एक सीट पर बैठ गए। तभी सामने होस्ट आया और माइक में कहने लगा, गाय, आप सबको जिसका इंतजार था वह आ गए हैं। जैसे ही उसने यह कहा, हॉल का बड़ा सा दरवाजा फिर खुला। काफी सारे बॉडीगार्ड के बीच में वायु चलकर आ रहा था। उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था। उसकी गहरी नीली आंखें हर जगह को स्कैन कर रही थीं। उसके पास से आने वाला वह ऑरा उससे दूर खड़े लोगों को भी कांपने पर मजबूर कर रहा था। धैर्य ने भी उस तरफ देखा और सोचा, थोड़ी देर पहले ही यह आदमी उसके साथ कैसी हरकतें कर रहा था और अब ऐसे लग रहा है जैसे ही कोई और ही हो। यह सोचते हुए उसने अपना मुंह फेर लिया। वायु की नजर ढेरिया पर ही थी। जैसे ही उसने उसके फैंस के रिएक्शन देखे, उसकी आंखों में एक मजाक भरी मुस्कुराहट झलकने लगी। वायु के अंदर आने के बाद पीछे से एक और इंसान अंदर आया। सबकी नजर उस पर थम गई। किसी ने उसे कभी नहीं देखा था। पहले जो जगह एक पार्टी हॉल लग रही थी, अब वह एक राजा के महल की तरह लग रहा था, जहां सारी प्रजा सिर्फ राजा को देखने आई हो। वायु सेंटर में आया और अपने साथ आए इंसान से सबको मिलाते हुए कहने लगा, आप सबने इन्हें पहले देखा नहीं होगा, पर इनका नाम जरूर जानते होगे। यह है केविन ड्यूअल। यह नाम सुनते ही सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और सब उस आदमी को देखने लगे जिसने वाइन रेड कलर का 3 पीस सूट पहना था। उसके घनी काले बालों के बीच एक सिल्वर कलर की लाइन बनी हुई थी। उसके फेस फीचर्स बहुत शार्प और क्यूट थे। उसकी फेयर स्किन एक बच्चे की तरह लग रही थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस केविन ड्यूअल वर्ल्ड का नाम बड़े से बड़े डिजाइनर की लिस्ट में शामिल होता है, उनके सामने खड़ा है।
केविन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाय गाइस, मैं मिस्टर वायु के कहने पर इनके आने वाले फैशन शो का स्केच मॉडल तैयार करने वाला हूँ। सभी जानकर बहुत हैरान थे कि वह फिर से वायु के लिए ही काम करने वाला है। ये इंसान बहुत कम लोगों के लिए काम करा करता था और इसके बैकग्राउंड के बारे में भी ज्यादा किसी को नहीं पता था। सब आपस में बातें कर रहे थे और कुछ वायु और केविन से बातें करने की कोशिश कर रहे थे। धैर्य की आंखों में एक उलझन दिख रही थी। एक तक केविन को देख रही थी, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हो, जबकि केविन की नजर भी बातें करते हुए ढेरिया पर पड़ गई। कुछ पल तक ढेरिया को देखने के बाद उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। जिन इंपॉर्टेंट लोगों से वह इस समय बात कर रहा था, उनसे बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सब उसके इस बिहेवियर को देखकर चौंक चुके थे। सबकी नजर उसके कदमों पर थी कि वह कहाँ जा रहा है। उन्होंने देखा कि कोने के बने एक टेबल पर वही सुंदर लड़की बैठी थी, जिसकी तारीफ थोड़ी देर पहले पूरे हॉल में हो रही थी। केविन वहां गया और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ धैर्य को देखने लगा। धैर्य ने घूर कर उसे देखा और कहा, मिस्टर केविन को हमसे कुछ काम है। यह सुनते ही केविन का मुंह उतर गया। सब कंफ्यूज होकर उन दोनों को देख रहा था और इधर वायु ही नजर भी उन दोनों पर ही थी। उसने गुस्से में अपनी मूर्तियां बंद करके रखी थीं। केविन ढेरिया से कुछ बोलने ही वाला था कि तभी ढेरिया का फोन बजा। उसने फोन उठाया और केविन को घूर कर वहां से बाहर चले गए। कॉरिडोर में ढेरिया रावी और वीरा से बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फोन कट किया। तभी से महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। ढेरिया ने अपना मुंह बनाया और दूसरी तरफ से जाने लगी। तभी उस इंसान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, है यार, इतना भी नाराज नहीं होते। हंसते हुए ढेरिया ने बिना पीछे मुड़े कहा। हमने कहा, तुम हमारा हाथ छोड़ दो। उस आदमी ने उसका हाथ और करके पकड़ा और कहा, बातें बोलने से पहले याद कर लेना चाहिए कि किसे बोल रहे हैं। हंसते हुए ढेरिया मुड़ी और उसे घूरते हुए कहने लगी, हम नहीं जानते कि हम किससे बात कर रहे हैं। तभी उस आदमी ने अपने कान पकड़े और कहा, अच्छा सॉरी, सॉरी बोल तो रहा हूं। ढेरिया ने एक फिकी सी मुस्कान दी। हा हा आ आ आ wow, that sound wow, 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 यह कहकर वह आगे जाने लगा। फिर कुछ कदम रुककर वापस जोर से कहने लगा, मैं सच में जा रहा हूं। ढेरिया ने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। तभी केविन ने अपना पैर जोर से पटका और वापस उसके पास आ गया और गुस्से में कहने लगा, मुझे लगा तू सुधर जाएगी। ढेरिया ने कहा, हम क्यों सुधरे? हमारा बचपन का दोस्त हमें 13 सालों से नहीं मिला और अचानक मिलके वो क्या उम्मीद रखता है? केविन उसे अपने साथ बाहर बने गार्डन में ले गया और बेंच पर बैठकर कहने लगा, सच में मैंने तुझे बहुत याद किया। ढेरिया ने उदास होकर उसकी तरफ देखा और कहा, काकी, काका से मिले। यह सुनते ही केविन की आंखों में गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैं उन लोगों से क्यों मिलूं जिन्होंने बचपन में मुझे बेच दिया था, सिर्फ अपने बड़े बेटे के लिए, ताकि वह उसे अच्छी जिंदगी दे सके। शायद मेरी किस्मत इतनी बुरी भी नहीं थी कि जिन लोगों को लोगों ने मुझे बेचा था, उन्होंने मुझे अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया।
और आज मैं यहाँ हूँ ढेरिया से। इसके आगे कुछ कहा नहीं गया। तब 12 साल की ही थी, जब उसके सबसे अच्छे दोस्त को उसके माता-पिता ने पैसों के लिए बेच दिया था। उसने 3 दिन तक उसकी याद में खाना भी नहीं खाया था। फिर धैर्य थोड़ा हँसते हुए कहने लगी, 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 हँसते हुए कहने भाई हम तो इसके साथ बैठ नहीं सकते। ये कहते हुए वो उठ के खड़ी हो गई। केविन ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और वापस अपने पास बिठाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, मैं कितना बड़ा आदमी भी बन जाऊं, पर मेरी धीरू के लिए मैं वही गट्टू रहूंगा। ये कहकर वो हंसने लगा। धैर्य ने उसके पेट में जोर से मुक्का मारा और कहा, तुमने मुझे धीरू कहा? तुम्हें अच्छे से पता है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई हमें धीरू बुलाए। केविन ने मुंह बनाया और कहा, और जो तुम मुझे गट्टू कह रही हो, उसका क्या? ढेरिया ने इतराते हुए कहा, वह तो तुम्हारा असली नाम है। अंग्रेजी नाम से कब तक छुपाओगी? यह कहते हुए वह हंसने लगी। हंसने लगी, हंसने लगी, पर उन दोनों को नहीं पता था कि दो जोड़ी आंखें उन्हें बुरी तरह घूर रही थीं, घूर रही थीं, घूर रही थीं। वायु अपने हाथ में पकड़े वाइन ग्लास को अब तक तोड़ चुका था और उसके हाथों से खून बह रहा था। उसने उनकी पूरी बात नहीं सुनी थी, पर से ढेरिया को उसे उसका बचपन का दोस्त कहते सुना और केविन को उसके कंधे पर हाथ रखते देखा। उसने मन में कहा, आखिर कैसे हो? वह उसे छू कैसे सकता है? नहीं धैर्य, तुम ये सही नहीं कर रही हो। ये कहते हुए उसकी आंखों से आग निकल रही थी। सिद्धार्थ वायु को ढूंढते हुए उस तरफ आ चुका था। जब उसको उसने एक जगह को देखकर देखा, तो उसकी नजर भी उधर गई। उसने आंखें बड़ी-बड़ी कहकर गार्डन की तरफ देखकर कहा, भाई, तेरी एंजल को तो वह अंग्रेजी उड़ाने आ गया। तभी उसे महसूस हुआ क्यों उसके हाथों में ठंडा पसीना आ रहा है। उसने अपना सर घुमाकर वायु को देखा, जो इस समय किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। वह तुरंत वहां से आगे चला गया। वह धैर्य के पास जाकर खड़ा हुआ और कहने लगा, ढेरिया,
तुम यही क्यों बैठी हो? पार्टी तो अंदर चल रही है। ढेरिया खड़ी हुई और कहने लगी, हाँ, हम अंदर जा रहे थे। यह कहते हुए वह चले गए। कविन दूर से उसे जाता हुआ देखकर प्यार से मुस्कुरा रहा था, और यह मुस्कुराहट न वायु से छुपी और न ही सिद्धार्थ से। धैर्या पार्टी हॉल में जाने ही वाली थी। यह किसी ने उसे कमर से पकड़कर एक कमरे की तरफ खींच लिया। धैर्या डर गई और वहां से वापस जाने की कोशिश करने लगी। तभी उसके कानों में आवाज आई, तो तुम मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए कोई और ढूंढ रही हो? यह आवाज शांत पर दिल को कांप देने वाली थी। धैर्या का शरीर एकदम से सुन पड़ गया। उसने उस अंधेरे कमरे में वायु की नीली आंखों में देखकर कहा, क्यों? हम और किसी से नहीं मिल सकते? क्या आप हम पर हुकूमत करना चाहते हैं? वायु ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम पर नहीं, तुम्हारे दिल पर। यह सुनकर धैर्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह उससे दूर होते हुए कहने लगी, मिस्टर वायु, राजवंश हम कोई चीज नहीं है जिसे आप हासिल कर सकते हैं। वायु ने वहां का छोटा सा लैंप जलाया, जिससे हल्की पीली रोशनी आने लगी। उस रोशनी में ढेरिया का छोटा सा चेहरा काफी खूबसूरत दिख रहा था। वह किसी चांद की तरह लग रही थी, जो पूनम की रात को निकलता है। उसने अपना एक हाथ उसके गालों पर रखा और धीरे से अपने अंगूठे से उसे सहलाते हुए कहने लगा, मेरी जान, ये मैं अभी साबित करता हूं। ये कहते हुए उसने अपने कोट के पॉकेट में हाथ डाला और दो छोटी रेड बुक निकाली, जिसमें से एक उसने ढेरिया को दे दी। ढेरिया ने कंफ्यूज होकर उस बुक की तरफ देख और उसे खोला। जैसे ही उसने उसके अंदर लिखे शब्दों को पढ़ा था, उसके हाथ कांप उठे। उसने गुस्से से वायु को देखा और कहा, यह सब आपने कब किया? वायु ने अपने हाथों से उसे तारीख की तरफ देखने को कहा। वहां कल की तारीख थी। धैर्या को याद आया कि कल ऑफिस में तेजस ने उसे कुछ पेपर पर साइन कराया था। ढेरिया अपने ख्यालों में ही थी कि वायु ने उसके कानों के पास आकर कहा, अब इसके हिसाब से तुम ऑफिशियली मेरी ही हो। वायु की गर्म सांसें जैसे ही धैर्या की गर्दन से टकराई, उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे एक मंदिर के सामने कई सारी जोड़ी शादी करते हुए दिखने लगे। उसने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और दूर होते हुए कहने लगी, हमने कहा था हम नहीं मानेंगे। वायु ने उसके गाल पर किस किया और कहा, यह मेरा वादा है कि तुम जल्दी मानोगी। फिर गुस्से में दांत पीसते हुए कहने लगा, और एक बात अच्छे से याद रखना, तुम उस केविन से दूर रहोगी। इससे पहले कि धैर्या कुछ बोलती, बाहर से करण की आवाज आई, सर, पार्टी में सब आपका पूछ रहे हैं। करण बाहर खड़े होकर कब से नजर रख रहा था कि कोई वहां ना आए। वायु ने अपना को ठीक किया और बाहर जाने से पहले ढेरिया के कपड़े भी अच्छे से ठीक करें और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बाहर चला गया। धैर्य खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रही थी, इसलिए उलझन भरी आंखों से अपने हाथ में राखी उस रेड बुक को देखा। ढेरिया अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा तो वहां शिव का नाम आ रहा था। उसने फोन उठाकर कहा, आप चिंता ना करें, हम हमारी फ्रेंड के साथ थे। शिव ने एक राहत की सांस ली और सोचा, मैम की मम्मी तो सच में एक बच्चे की तरह है, जो बार बार कहीं भी चली जाती है। फिर उसने अपने इन ख्यालों को झटका और सो जाओ, अगर उसकी मेम को यह पता चला कि वह उनकी मम्मी के बारे में क्या सोच रहा था, कि वह जरूर मुझे इस बिल्डिंग से उल्टा लटका देगी। इधर जब धैर्य वापस हॉल में आई तो उसे थोड़ी दूर खड़ी जानवी उसे दिखाई दी। जानवी दौड़कर ढेरिया के पास आई और उसे ऊपर से नीचे तक देखकर कहने लगी, यार तुम तो कमाल लग रही हो। और फिर मुंह बनाकर कहने लगी, तुमने ये कहां से ली? मुझे भी ऐसी ड्रेस चाहिए। तभी उनके पीछे से एक आवाज आई, यह पॉसिबल नहीं है। दोनों ने उस तरफ देखा। वह एक लेडी खड़ी थी, जिसने कॉफी कलर का एक बहुत सुंदर गाउन पहना था। उसके हाथ में एक शैंपेन का ग्लास था और बड़े ध्यान से ढेरिया को देख रही थी। उसने अपना हाथ आगे करा और कहा, हाय, मेरा नाम प्रज्ञा भाटिया है। जानवी भी आंखें बड़ी बड़ी कर कर उसे देख रही थी। ढेरिया ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया और कहा, हमारा नाम ढेरिया है। थोड़ी दूर खड़ी ज्योति और उसकी माँ गुस्से में ढेरिया को देख रही थी। ज्योति की माँ ने ज्योति से कहा, ये वही प्रज्ञा भाटिया है जो किसी से बात नहीं करती, और देखो उससे कैसे मुस्कुराते हुए बातें कर रही है। आखिर उसमें ऐसा क्या है? ज्योति ने छिड़कर कहा, मत पूछो माँ,
इसने पैसे स्टोर से मुझे बाहर निकलवा दिया था और मेरा कार्ड भी कैंसिल करा दिया। सिद्धार्थ डॉक्टर से बात कर रहा था, जो स्पेशल इस पार्टी में उससे मिलने आए थे। सिद्धार्थ के साथ खड़ी लड़की उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। सिद्धार्थ ने उसका हाथ और करके पकड़ा और उसे तिरछी नजर कर कर देखने लगा। उस लड़की ने धीरे से सिद्धार्थ से कहा, मुझे जाने दो। सिद्धार्थ एक्सक्यूज में बोलकर थोड़ा दूर आ गया और उससे कहने लगा, तुमने मुझसे दूर जाने की बहुत जल्दी है। उस लड़की ने इसको घूर के देखा और कहा, तो तुम्हारे साथ रहना ही कौन चाहता है? सिद्धार्थ ने एक शैतानी मुस्कुराहट दी और कहा, तुम्हें तो रहना ही होगा। वह लड़की इरिटेट होकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर ढेरिया पर पड़ी और वो कहने लगी, छोड़ो मुझे, मुझे ढेरिया के पास जाना है। सिद्धार्थ आंखें बड़ी कर कर हैरान हो गया था। कहा, तुम उसे कैसे जानती हो? उस लड़की ने कहा, वह मेरी बहन है। अब तो सिद्धार्थ की हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। जिस लड़की के साथ में इतना दिन से काम कर रहा था, वह उसके दोस्त की एंजेल की बहन है। ये उसे कैसे पता नहीं चला? सिद्धार्थ ने क्रियोसिटी के साथ उससे पूछा, यह तुम्हारी रियल सिस्टर है? उस लड़की ने उसे घूर कर देखा और कहा, नहीं, ब्लड रिलेशन ही सब कुछ नहीं होता। अच्छा, मुझे जाने दो। सिद्धार्थ ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। आहना ढेरिया के पास चली गई। प्रज्ञा भाटिया काफी देर तक धैर्य से बातें करती रही और धैर्य को एक अच्छे इंसान लगी। उसके बाद में वहां से चले गए। धैर्य पार्टी में बहुत बोर हो रही थी। ऊपर से उसके सर पर वायु नाम की तलवार लटक रही थी, जो उसे बार बार आकर खरोच रही थी। बहुत परेशान हो चुकी थी कि उसने अपना सिर टेबल पर रखा, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके सर पर किसी का हाथ है। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो वहां निर्मला देवी खड़ी थी, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। धैर्य सकपका गई और शर्मिंदा होते हुए कहने लगी, हम सोना नहीं चाहते थे। मतलब? हम बैठे थे उसे। इस तरह परेशान देखकर निर्मला देवी उसके पास बैठते हुए कहने लगी, आप इस तरह एक्सप्लेनेशन नहीं दीजिए। हम समझ सकते हैं, हम भी काफी थक जाते हैं, पर क्या करें, ये इवेंट भी जरूरी था। तभी उनकी नजर सामने स्टेज पर गई। यहाँ वैभव जी और कृपा जी खड़े थे। कृपा जी और वैभव जी ने बड़े पर्दे की दोनों तरफ की रस्सियां खींची, जिसके पीछे व्हाइट और रेड फ्लावर से मिलाकर 100 लिखा हुआ था। कृपा जी ने माइक में कहा, हमारी कंपनी के 100 साल होने की खुशी में आप सब यहाँ आए, आपका शुक्रिया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वैभव जी ने एक शैंपेन की बोतल खोली। सबने अपने गिलास को आगे कर कर सहमति जताई। ढेरिया कंफ्यूज होकर सब कुछ देख रही थी। उसके लिए यह सब कुछ नया था। जब निर्मला देवी ने उसका ऐसा चेहरा देखा, तो उन्होंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, नया जमाना ऐसा ही है। ढेरिया ने थोड़ी दूर खड़े वायु को देखा और कहा, पर हम इस नए जमाने को और नहीं जीना चाहते, हमेशा सादा रहना ही पसंद है। निर्मला देवी ने मन ने कहा, काश हमारे वायु के लिए भी हमें आप जैसा कोई मिलता, या फिर आप ही मिल जाती। ढेरिया ने जब निर्मला देवी को ऐसे खोए देखा तो उसने कहा, क्या आप किसी परेशानी में हैं? इसके पहले कि निर्मला देवी कुछ कहती, उन्हें उनके पीछे से एक आवाज सुनाई दी, दादी सा हर्ष, आपका पूछ। इसके आगे वह कुछ कहती कि उसकी नजर निर्मला देवी के साथ बैठी ढेरिया पर गई। वह उसे घूर कर देखने लगी और दूसरी तरफ धैर्य बर्फ की तरह जम चुकी थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे यह ज्योति मिलेगी। ढेरिया ने उसे घिन भरी नजरों से उसे देखा। ज्योति उसकी इन नजरों को कैसे नहीं समझती। उसने अपनी मूर्तियां कसकर बंद की और निर्मला देवी से कहा, दादी सा, हर्ष आपका पूछ रहा है। निर्मला देवी ने ढेरिया को प्यार से मुस्कुराते हुए देखा और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ज्योति ने गुस्से में धैर्य को घुरा और उसका हाथ पकड़कर उसे दूर एक कोने में ले गई और जोर से खींचकर नीचे फेंक दिया। धैर्य सीधे जमीन पर जा गिरी, जिससे उसकी बाजू पर चोट भी लग गई। अचानक हुए दर्द से उसकी आंखें बंद हो गईं। तब उसके कानों में ज्योति की आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज्योति घमंड से मुस्कुराई और कहने लगी, मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आई हूं। तुम यहाँ क्यों हो? धैर्य ने शांति से कहा, हम इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। एक पल के लिए ज्योति यह सुनकर परेशान हो गई, पर फिर खुद को संभालते हुए कहने लगी, तुम जो भी हो, पर राजवंश परिवार से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम्हें क्या लगता है,
जब लोगों को यह पता चलेगा कि तुम बिना शादी के माँ बनी हो, तो वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? और फिर सोचने की एक्टिंग करते हुए क्या कहेंगे? नहीं नहीं, तुमने तो जरूर अबॉर्शन करा लिया होगा। धैर्य की मुट्ठियां गुस्से में कस गई। उसने घूर कर ज्योति को देखा और कहा, अपने किए पे शर्म करने की बजाय आप हमें सुना रही हैं। ज्योति मुस्कुराई और उसके आसपास चक्कर लगाते हुए कहने लगी, बेबी काम डाउन। देखो, उस समय मेरी परेशानी थी और मुझे तुम्हारी जरूरत थी, और कुछ ऐसा हो गया कि फिर तुम बेकार हो गई और तुम्हारे पेट में वह बच्चा भी बेकार हो गया। वैसे तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुमने उन्हें जन्म दिया भी होगा। खुद एक बच्चे को मारकर तुम मुझसे सवाल कर रही हो। धैर्या ने खींचकर ज्योति को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे ज्योति संभल नहीं पाई और दूर दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गई और इसका गाउन एक साइड से फट गया। उसने घूर कर ढेरिया को देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे थप्पड़ मारने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यह कहते हुए वह ढेरिया को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी, पर इससे पहले कि वह धैर्या को छू भी पाती, दो आदमी उसके सामने आकर खड़े हो गए, जिससे ज्योति के कदम पीछे हो गए। उसने अपने सामने खड़े होना आदमियों को देखा जो उसे ही घूर रहे थे। ज्योति ने ताली बजाई और कहा, इन सालों में तुम काफी कुछ सीख गई हो। देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारी रक्षा करने के लिए दो दो इंसान खड़े हैं। वैसे तुम इन्हें कैसे हैंडल करती हो, अकेले या साथ में? उसकी बकवास सुनकर शिव ने उसे देखा और कहा, ऐसी बातें वही करता है जो पहले से एक्सपर्ट हो। ज्योति ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा और कहा, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तभी शिव के साथ खड़े केविन ने कहा, ये तो कहने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धैर्य को परेशान करने की ओर उसे यह सब बोलने की? इसके आगे वो कुछ बोलता, तभी धैर्य उन दोनों के पीछे से बाहर है और ज्योति को घूरते हुए कहने लगी, आपने हमें नीच कहा। हमें भी जानना है, इस नीच की परिभाषा क्या होती है? हमारे हिसाब से तो एक 17 साल की लड़की की जिंदगी को बर्बाद करना नीचता होती है। क्या हम गलत हैं? ये सुनने के बाद भी ज्योति की माथे पर एक शिकन भी नहीं आई। उसने शिव की तरफ देखा और कहा, तुम तो इसके पार्टनर हो ना? तुम्हें पता है ये बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो चुकी है। तुम्हें ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए। शिवा ने अपनी मूली कस ली और अपनी जलती हुई आंखों से ज्योति को घूरने लगा। एक पल के लिए तो ज्योति भी घबरा गई। धैर्य ने ध्यान से ज्योति के घमंड भरे चेहरे को देखा और कहा, वह आप थी जिसे वह बच्चा चाहिए था, और अगर आप वो काम नहीं कर पाई तो आपने हमसे बिना पूछे हमारी कोख के साथ खिलवाड़ किया। तब तक राघव भी वहां आ चुका था। हॉल के उस हिस्से में कोई भी नहीं था। ज्यादातर लोग पार्टी में ही थे। राघव ने धैर्य की बातें सुन ली थीं और उसे अपने दिल में शर्म और दर्द दोनों हो रहा था। पर अब वह ज्योति के साथ इस काम में अपने हाथ गंदे कर चुका था। वह पीछे नहीं हट सकता था। ढेरिया ने पीछे खड़े राघव को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, ज्योति उस समय नादान की, पर हमें लगा कि आप समझदार थे। पर हमारे साथ किए गए गलत से हमें यह पता चल गया कि आप दोनों से सिर्फ राक्षस हैं। आपको पता है, आप दोनों के कारण उस 17 साल की उम्र में हमारे माता पिता ने हमें घर से निकाल दिया। हम कितनी जगह पर भटकते रहे, कई बार तो हमारी जान पर बनाई। और फिर दोनों को घूरते हुए कहने लगी, आप तो देने को क्या लगता है? आपके के कर्मों का आपको फल नहीं मिलेगा। याद रखेगा, वह भगवान भी हर बुरे कर्म का फल आपको जरूर देता है। अगर हमारा यहाँ मिलना सहयोग नहीं हुआ तो जिंदगी हमें ही आपको सजा देने को कहेगी। धैर्या की यह सारी बातें सुनकर एक पल के लिए ज्योति के पैर कांप गए और वह लड़खड़ा गई। राघव ने उसे कंधों से पकड़ा और धैर्य से कहा, देखो, मुझे वो एक गलती थी, तुम्हें वह भूल जाना चाहिए। घेरिया ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, हम आपकी बहन या बेटी नहीं है ना, इसीलिए आपको वह सब एक गलती से लग रहा है। ये कहते हुए उसने शिव और केविन का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गई। शिव काफी कुछ समझ गया था, पर कविना कभी भी कंफ्यूज था। जैसे ही वह तीनों वापस हॉल में पहुंचे, सब उन तीनों को ही देखने लगे, या कहे, केविन को केविन और शिव दोनों धैर्य के पीछे चल रहे थे और धैर्य और दोनों के बीच किसी रानी की तरह आ रही थी। वैभव जी मुस्कुराते हुए हुए उन्हें ही देख रहे थे। कृपा जी ने उन्हें ऐसे मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा, आप मुस्कुरा कर रहे हैं? वैभव जी ने अपनी आंखों से सामने दिखने का इशारा किया और कहा, देखो। जब कृपा जी ने सामने देखा तो उन्होंने मायूस होकर कहा,
कि हमारे वायु की किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती थी। उधर थोड़ी दूरी पर वायु कुछ इन्वेस्टर के साथ खड़ा था। उसकी नजर भी धैर्य पर पड़ी। उसके घूर कर धैर्य के पीछे आ रहे उन दो बॉडीगार्ड की तरह दिखने वाले इंसानों को देखा और फिर ढेरिया को देखा। उसे धैर्य का चेहरा बहुत मुरझाया लग रहा था, जिससे वह किसी भी पल रो सकती हो। वायु इसी समय उसे अपनी बाहों में भरकर शांत करना चाहता था, पर वह हालातों से मजबूर था। ढेरिया अभी बैठी ही थी। उसके सामने आकर कोई खड़ा हुआ। उसने अपने सर उठाकर देखा तो आहाना उसे घूर रही थी। ढेरिया ने चौंक कर कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आहाना ने वही ड्रेस और एक्सेसरीज पहनी थी जो वीरा ने उसे गिफ्ट की थी। वह इस समय काफी खूबसूरत लग रही थी। हंसते हुए कहने लगी, मत पूछो, बहुत बड़ी कहानी है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए ऐसे ही देख रहा था। धैर्या ने कंफ्यूज होकर दोनों को देखा तो सिद्धार्थ ने कहा, मैं बताता हूँ मिस धैर्या, यह आहाना है, मेरी गर्लफ्रेंड। धैर्या जो अभी अभी जूस पी रही थी वह उसके गले में अटक गया और वह जोर जोर से खांसने लगी। उसने अपनी आंखें बड़ी कर कर आहाना को देखा। उसका चेहरा परेशान दिख रहा था। सिद्धार्थ उसके साथ बैठा और कहने लगा, मुझे नहीं पता था, यह आपकी बहन है। ढेरिया ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे वाह, मतलब आप हमारे जीजा जी हैं। हमें तो बहुत खुशी है कि हमारी आहाना दीदी को आपके जैसा पार्टनर मिला। आगामी मुंह खोले धैर्य की बकवास सुन रही थी। उसने मन में कहा, गद्दार अभी से पार्टी बदल ली, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में तुम्हें अपनी दीदी के लिए इतना अच्छा लगता हूं। मेरे लिए सबसे अच्छे जीजाजी सेलेक्ट किए हैं। आहाना ने लाचारी में अपना सिर हिलाया और अपने बगल में बैठे उस डॉक्टर को देखा और मन में कहा, तुम्हारा तो एक दिन दिल चीर देना मैंने। तभी उसके कानों में सिद्धार्थ की आवाज आई, यह दिल तो तुम्हारा ही है, तुम जब चाहे चीर दो। बातें करते हुए धैर्य की नजर दूर खड़े एक छोटे से बच्चे पर गई, जिसने येलो कलर का 3 पीस सूट पहना था। तभी उसने देखा कि ज्योति अपनी ड्रेस चेंज कर कर उस बच्चे के पास आकर खड़ी हो गई थी। उसने उस बच्चे को गोद में उठाया और कहा, मम्मा थोड़ी देर के लिए गई थी, तुम ठीक हो? ये देखकर ढेरिया की अखियां की छोटी हो गई। उसने खुद से कहा, क्या यह इसका बच्चा है? तभी उसने देखा कि निर्मला देवी ज्योति के पास आकर उस बच्चे के सर पर हाथ फेर रही थी। ढेरिया बहुत कंफ्यूज हो चुकी थी कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसकी आंखों के सामने रावी, वीरा और वायु तीनों का चेहरा एक साथ आया। वह सब एक साथ इमेजिन करके ढेरिया का दिल कांप उठा। वो निर्मला देवी को जानती थी, वह वायु की दादी थी। धैर्य अपनी सोच में डूब गई। आखिर ज्योति ने किसके बच्चे को उसकी कोख में डाला था? ढेरिया ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की। वह कौन था? वह लड़कियां सिर्फ उसकी थीं। वह उसका अंश थीं, जिसके कारण वह इस जिंदगी में जी रही थी। अगर उनके पिता या परिवार को रावी और वीरा के बारे में पता चला और उन्होंने धैर्य से उन्हें छीन लिया, तो वह क्या करेगी? इसीलिए उसने हमेशा उन दोनों को लोगों से कनेक्ट करने से दूर रखा। पर उसके दिल में अब एक अनचाहा से डर से घबरा रहा था कि कहीं जिस चीज से वह इतने सालों से भाग रही थी, उसके सामने ना जाए। धैर्य उठी और वॉशरूम की तरफ चले गई। अंदर वॉशरूम में उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने आईने में खुद क्यों चेहरा देखा? उसे उस आईने में अपनी गुजरी हुई जिंदगी के पल दिखने लगे। अपने माता पिता से अलग होना, प्रेग्नेंट होने पर कई सारी परेशानियों से गुजरना, लोगों के ताने सुनना का उसकी बेटियों का प्यार, उसका दिल दर्द में डूबा जा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू बह गए। तभी उसे अपने पीछे उस शख्स की परछाई दिखी जो उसको उसके अतीत को आज से जोड़ देता था। वायु ने जब ढेरिया को परेशान होकर पार्टी से जाते देखा था, तो वह उसके पीछे आ गया था। वह नहीं जानता था कि वह क्यों परेशान है, पर वह उसे ऐसे नहीं देख सकता था। वायु ने धैर्य को अपनी तरफ मुड़ा और उसके आंसू पूछते हुए कहा, इतने कीमती आंसू नहीं बहाते। ढेरिया ने अपनी धुंधली आंखों से उसका चेहरा देखा और कहा, हम सब कुछ खो देंगे, हमें वह किसी को नहीं देना। इस समय धैर्य की इमोशन उसके काबू में नहीं थे। उसने जोर से वायु को हक करा और रोते हुए कहने लगी, वाह, वह लोग उन्हें हमसे छीन लेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वायु धैर्य का कांपना महसूस कर सकता था। उसने उसके बालों को सहलाया और कहा, मैं हूं,
मैं किसी को तुम्हारा कुछ तुमसे छीनने नहीं दूंगा। न जाने क्यों वायु की बातें ढेरिया का मन शांत कर चुकी थीं। वो उसके सीने से लगी उसकी धड़कनों को सुन रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर कर कहा, क्यों? बार बार हमें खुशियां देकर वह हमसे छीन ली जाती है। हम थक चुके हैं। वायु को धैर्य की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख हो रहा था। उसे इस बात का बहुत रिग्रेट था कि उनसे सालों में वह उसके साथ नहीं था। तभी वायु का फोन बजा, जिससे धैर्य का ध्यान टूटा और उसने देखा कि वह अभी भी वायु की बाहों में है। वह उससे दूर हुई और कहने लगी, हम जा रहे हैं और हमें यह नहीं चाहिए कि आप हमारे लिए कुछ रोके, इतना कहकर वहां से चले गए। वायु को अपने फोन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह इतना अच्छा मूवमेंट धैर्य के साथ बिता रहा था और शायद धीरे धीरे वह उस कड़वाहट को भी मिटा देने वाला था। पर उसका फोन उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। वहां से बाहर आकर किसी आदमी से टकराई, जो बहुत अजीब नजरों से उसे देख रहा था। वह सोम चौधरी था, जिसे एक बार अगर कोई लड़की पसंद आ जाती थी तो उसे किसी भी कीमत पर पाकर रहता था। कहाँ यह जाता है कि अगर कोई लड़की एक बार चौधरी हवेली पहुंच गई तो वहां से कभी जिंदा नहीं लौटती थी। ढेरिया ने उससे माफी मांगी और आगे जाने लगी। तभी सोम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, इतनी खूबसूरत टक्कर के बाद अब कैसे आप जा सकती हैं? यह कहते हुए उसने धैर्य की कमर पर अपना हाथ रख लिया। ढेरिया ने सोम का हाथ झटका और दूर होते हुए कहने लगी, अपनी हद में रहिए। सोम शैतानी तरीके से मुस्कुराए और कहने लगा, अभी हद पार ही कहाँ की है। ये कहते हुए उसने एक हाथ से धैर्य को दीवार की तरफ धक्का दिया और उसके सामने खड़ा हो गया। ढेरिया ने गुस्से से लाल आंखों से उसे देखा और एक जोर का तमाचा उसके गालों पर मार दिया। सोम ने अपनी उस गाल पर हाथ रखा और धैर्य को देखकर कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी लड़की तूने। मैं तुझे प्यार से समझा रहा था। अब तू देखेगी सोम चौधरी क्या कर सकता है। इसके पहले कि वह कुछ और करता, उसे थोड़ी तुमसे करण कुछ बॉडीगार्ड के साथ आता हुआ देखा। सोम ने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिया और वहां से चला गया। धैर्य परेशान हो गई। उसने सोचा, वह आखिर इस जगह आई ही क्यों? हर कोई उसे परेशान कर रहा है। वाह, अब यहां से निकल जाना चाहती थी। उसने अपना पर्स लिया और अकेले ही बाहर की तरफ चली गई। शिव किसी को भी यह नहीं बताया कि वह बाहर जा रही है। होटल उसके घर से काफी दूर था। ढेरिया बाहर आकर किसी टैक्सी को ढूंढने लगी, पर सुनसान रास्ता होने के कारण उसे कोई टैक्सी नहीं मिली। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। उस कार का दरवाजा खुला और एक इंसान ने उसे अंदर खींच लिया। इसके पहले की तरह कुछ करती कार का दरवाजा बंद हो चुका था और वह चलने लगी थी।